संचय बेटा, लास्ट क्लास में हमने कहां तक डिस्कस कर लिया था? सर 13 तक। क्वेश्चन नंबर 13 तक तो शायद हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। Is it possible to place an artificial satellite in an orbit so that it is always visible over New Delhi? तो अगर always visible over New Delhi है तो उसका मतलब है कि वो सैटेलाइट कैसा होना चाहिए? जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी होना चाहिए। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन से प्लेन में होता है? इक्वेटोरियल प्लेन में होता है ना? तो दिल्ली से वो दिखता रहेगा तो दिल्ली भी इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए, लेकिन दिल्ली इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं होता है। 14 का आंसर है नो। तो हम ऐसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं बना सकते जो दिल्ली से हमेशा दिखता रहेगा। नो, अ सैटेलाइट विल बी विजिबल ओनली, will be visible only if it revolves in equatorial plane. But New Delhi does not lie in the region of equatorial plane. Question number 15 देखिए। If the density of a planet is doubled without any change in its radius, how does G change on the planet? तो अगर प्लेनेट की डेंसिटी को डबल कर दिया जाए रेडियस को बिना चेंज करे हुए, तो जी पे कैसे फर्क पड़ेगा? तो देखिए जी होता है जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और जो मास ऑफ प्लेनेट है इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। देखिए रेडियस को तो हम बदल नहीं रहे,
तो हो जाएगा 4/3 g इंटू पाई आर इंटू रो। रेडियस कांस्टेंट है, तो रेडियस अगर कांस्टेंट है तो जो जी है वो रो के ऊपर डिपेंड करेगा। अब वो कहता है कि डेंसिटी को डबल कर दिया गया है, तो डेंसिटी को डबल कर दिया गया है मतलब रो डैश 2 रो के इक्वल है, तो देयरफॉर जी डैश अपॉन जी किसके इक्वल हो जाएगा, रो डैश अपॉन रो के इक्वल हो जाएगा। रो डैश की वैल्यू ट्वाइस ऑफ रो के इक्वल है, ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो जी डैश इज इक्वल टू 2g आ जाएगा। तो देयरफॉर g will also be doubled, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी डबल हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। Why the weight of a body at the poles, the weight of the body at poles is greater than more than the weight of the body at equator। तो इक्वेटर पे वेट कम होता है और पोल्स पे वेट ज्यादा होता है, इसका रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है g इंटू एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर के इक्वल हो। आर हम ले लेते हैं रेडियस ऑफ द प्लेनेट, अगर सरफेस पे देख रहे हैं तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, यानी कि जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो रेडियस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा जी। अब देखिए कि जैसे अर्थ है, अर्थ को आप देखिए तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ऐसे, तो ये वाली जो इक्वेटर पे जो रेडियस है और जो पोल्स पे रेडियस है, तो पोल्स की रेडियस कम होती है, तो आर एट पोल्स इज लेस देन आर एट इक्वेटर। तो जो पोल्स का रेडियस है वो इक्वेटर के रेडियस से कम होता है, तो देयरफॉर वेट एट पोल्स इज ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटर, क्योंकि जो वेट है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आर जहां पे कम होगा वेट वहां पे ज्यादा होगा, तो पोल्स पे आर की वैल्यू कम होती है और इक्वेटर पे आर की वैल्यू ज्यादा होती है। दिस आर पोल्स एंड दिस इज इक्वेटर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। Why an astronaut in an orbiting spacecraft is not zero gravity although he is in weightlessness। देखिए जैसे कोई स्पेस क्राफ्ट है वो अपनी ऑर्बिट में, अर्थ की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है अर्थ के अराउंड, तो वो वेटलेसनेस में नहीं होता, फिर भी जीरो ग्रेविटी में नहीं होता, लेकिन वेटलेसनेस की कंडीशन को फील करता है। ग्रेविटी है यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, फिर भी उसको वेटलेसनेस लगती है, मतलब उसको वेट अपना जीरो महसूस होता है। तो क्यों महसूस होता है, वेटलेसनेस की कंडीशन क्यों होती है, हालांकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो जो एस्ट्रोनॉट है, द एस्ट्रोनॉट is in the gravitational field of the earth, is in the gravitational field
of the earth and experience gravity. तो अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा तो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करेगा, मतलब वेट को एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन फिर भी however the gravity is used in providing necessary सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटी का जो यूज है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में हो जाता है, क्योंकि अर्थ की ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका यूज सारा सेंट्रीपिटल फोर्स में चला जाता है। सो इज इन स्टेट, तो जो एस्ट्रोनॉट होता है इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, तो वो अर्थ की तरफ फ्री फॉल की स्टेट में होता है, दैट इज इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। तो ग्रेविटी तो होती है लेकिन वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, इसलिए उसको वेटलेसनेस की कंडीशन महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 18 में वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पोलर सैटेलाइट, दोनों आपको थ्योरी लिखा रखे हैं, उसमें से एक एक यूज इसका लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, अ बाइनरी स्टार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स A and B which have time periods TA and TB, radius RA and RB and masses MA and MB। तो देखिए दो स्टार्स हैं, एक A है और एक B है ना, और ये जो है बाइनरी स्टार सिस्टम है, बाइनरी स्टार सिस्टम। तो बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या होता है, अगर कोई सिस्टम बना रहे हैं दो स्टार्स, तो उनकी अपने एक्सिस पे रोटेशन की जो एंगुलर स्पीड है वो सेम होती। तो बाइनरी स्टार सिस्टम की कंडीशन होती है कि उनका एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा सेम रहेगा, तो ए का जितना एंगुलर वेलोसिटी है बी का भी उतना ही एंगुलर वेलोसिटी रहेगा। अब इसमें कंडीशन दी हुई है which have time periods TA and TB, इसका जो टाइम पीरियड है वो TA है, इसका टाइम पीरियड TB है। रेडियस, इस स्टार का रेडियस RA है और इस स्टार का रेडियस RB है। मास, इसका मास MA और इसका मास MB है। तो क्वेश्चन है कि which of the three quantities are same for the stars, इन तीनों में से कौन सी क्वांटिटी है जो स्टार्स के लिए सेम रहेगी। बाइनरी स्टार्स की कंडीशन है कि ओमेगा ए ओमेगा बी के इक्वल है, तो अगर ओमेगा ए ओमेगा बी के इक्वल है तो इन तीनों में से कौन सी क्वांटिटी है जो दोनों के लिए सेम रहेगी, दोनों का टाइम पीरियड सेम रहेगा या दोनों का रेडियस सेम रहेगा या दोनों का मास सेम रहेगा। तो इसमें कंडीशन दी हुई है ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी, और फिर हमें कैलकुलेट करना है कि इनमें से किस चीज की वैल्यू सेम रहेगी। तो ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, एंगल थीटा अपॉन टी। थीटा जब 2 पाई हो जाएगा तो जो टाइम है वो टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड ऑफ ए और ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड ऑफ बी।
तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और TA TB के इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी? टाइम पीरियड सेम रहेगा, यानी कि TA TB के इक्वल रहेगा। तो बाइनरी स्टार सिस्टम में ओमेगा इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज 5 आवर। अर्थ के एक सैटेलाइट है, उसका टाइम पीरियड 5 आवर। If the separation between Earth and satellite is increased to 4 times the previous value, अब जो डिस्टेंस है उसको 4 टाइम्स कर दिया जाता है प्रीवियस वैल्यू का, then what will be the new time periods of satellite? तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा? तो देखिए सैटेलाइट और टाइम पीरियड में क्या रिलेशनशिप होता है? जो टाइम पीरियड है वो r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सैटेलाइट के लिए ये फॉर्मूला लगेगा t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। हमने सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड निकाला था उसमें जो t था, t वो √r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो t² r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बाकी हमें सिर्फ रेडियस से मतलब है, बाकी कांस्टेंट है। तो अगर आप दो टाइम पीरियड को कंपेयर करोगे R2/R1 के होल क्यूब के इक्वल आ जाएगा। उससे क्या है कि जो डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स हो गया है। तो देखिए जो T2 और पहले वाला जो टाइम पीरियड था वो 5 आवर्स था। इनिशियल टाइम पीरियड दिया हुआ है 5 आवर, तो T1 की वैल्यू 5 आवर्स दे रखी है। तो T2/5 का स्क्वायर, जो R2 है वो 4R1 के इक्वल है, प्रीवियस के 4 टाइम्स है। तो ये हो जाएगा R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो T2²/25 और ये 4³ के इक्वल हो जाएगा। तो जो 4³ है उसकी वैल्यू हो जाएगी 64। 4³ इज इक्वल टू 64। तो T2² आ जाएगा 64 × 25। तो इसका अंडर रूट करोगे तो ये 8 × 5 आ जाएगा और T2 की वैल्यू आ जाएगी 40 आवर्स। तो अगर डिस्टेंस हम 4 टाइम्स कर देते हैं तो जो टाइम पीरियड है वो 40 आवर्स हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आज एक प्रॉब्लम है, बैटरी फोन में सिर्फ 10% बची है, तो हो सकता है कि 15-20 मिनट बाद ये जो क्लास है वो खत्म हो जाएगी, है ना? तो अगर बीच में बंद हो जाए तो मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। Why does the earth impart the same acceleration to everybody? मतलब अर्थ का जो एक्सेलेरेशन है वो हर किसी के लिए एक जैसा क्यों होता है? तो हमने ये फॉर्मूला निकाला हुआ है G = Gm/r²। तो जो अर्थ का जो एक्सेलेरेशन है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन G के ऊपर डिपेंड करता है जो कांस्टेंट है, और रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो G मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ है वो सेम है। So therefore earth imparts
therefore earth imparts same acceleration to every object as it does not depend on mass of the object. तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो g यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ सेम रहेगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए और रेडियस ऑफ अर्थ भी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट है, इसलिए हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रहती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। If suddenly the gravitational force of attraction between Earth and satellite becomes zero, अर्थ और सैटेलाइट के बीच में अगर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जीरो हो जाए, फोर्स जीरो हो जाए, तो व्हाट वुड हैपन टू द सैटेलाइट। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है जैसे सपोज करिए कि आप एक पत्थर को ऐसे बांध के मूव करा रहे है ना। तो अगर ये इसका यानी कि ये रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में मूव कर जाएगा। तो इसको सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इसकी टेंशन से मिल रहा है। अगर इसकी टेंशन जीरो हो जाए तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगा, है ना। तो फिर वो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा, फिर जो भी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा पत्थर। बिल्कुल इसी तरह से सैटेलाइट है, अगर अर्थ और सैटेलाइट के बीच का अट्रैक्शन खत्म हो जाए तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो जाएगा, डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा, फिर जो भी उसकी वेलोसिटी है वो उसी वेलोसिटी से एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पत्थर बंधी हुई रस्सी टूट जाए, ऐसे ही अगर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन खत्म हो जाए तो सैटेलाइट फिर सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होगा द सैटेलाइट विल मूव टेंजेंशियली, द सैटेलाइट विल मूव tangentially to the original orbit, to the original orbit with a velocity with which it was revolving। ठीक है, तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से जा रहा था उस वेलोसिटी से टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। If the radius of the earth were decreased by 1%, अगर रेडियस ऑफ अर्थ 1% डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज के लिए हम नेगेटिव यूज कर रहे हैं -1% ऑफ आर, यानी कि -1/100 आर की। तो रेडियस को अगर ऐसे डिक्रीज कर देते हैं तो कहता है हाउ विल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से चेंज होगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। ये जो चेंज है इसको हम एरर ले सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज के लिए हमने माइनस लगा दिया, तो अगर डेल्टा आर डिक्रीज होगा तो डेल्टा जी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए जरा, तो जी का जो फॉर्मूला होता है आर के रिस्पेक्ट में वो GM/R² होता है, GM/R²। तो आप देखिए कि अगर आर कम होता है, आर अगर कम होता है तो जो जी है वो इंक्रीज होगा,
तो रेडियस अगर कम हो रही है तो ये जी जो है वो इंक्रीज होगा, और इसपे आप अगर ये फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला लगाएंगे तो डेल्टा जी अपॉन जी किसके इक्वल हो जाएगा? ये डेल्टा जी अपॉन जी प्लस डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डेल्टा आर बाई आर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 प्लस डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 के इक्वल हो जाएगा। तो जो आपने एरर में पढ़ा था वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा सकते हो। अब देखो जी में तो कोई चेंज आएगा नहीं, ये डेल्टा जी 0 के बराबर होगा। ये मास ऑफ प्लेनेट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है? यहाँ से अगर आप डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू निकालोगे, डेल्टा आर अपॉन एल, तो ये -1/100 के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा -1/100 इंटू 100, तो ये -2 के इक्वल आ जाएगा। तो जो परसेंटेज है जी में परसेंटेज, और जो चेंज है वो इंक्रीज का चेंज होगा। तो हम एरर में इसीलिए माइनस यूज नहीं करते हैं। एरर जब हम यूज करते हैं तो उसमें माइनस नहीं लगाते हैं, क्योंकि एरर दोनों तरह से होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अब यहाँ से इस फॉर्मूले से हमें ये पता लग रहा है कि अगर हम आर को डिक्रीज करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो इंक्रीज होगा। तो परसेंटेज चेंज यानी कि इंक्रीज जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2% के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन को ड्रॉप कर देंगे। इस फॉर्मूले से हमें ये पता लग रहा है कि रेडियस को अगर कम करेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका माइनस का यूज करने का कोई बेनिफिट नहीं है, वो आपको यहीं से देखना पड़ेगा कि अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, तो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा 2%। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में 2% का चेंज आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। Which of the following symptoms is likely to affect an astronaut in space? मतलब इनमें से कौन से सिम्टम अफेक्टेड होंगे? सोलन फीट, पैरों में सूजन आ जाएगी, सोलन फेस, हेडेक, ओरिएंटेशन प्रॉब्लम। देखिए सोलन फीट किस वजह से होता है? कोई आदमी अगर पूरे दिन भर खड़ा रह के कोई काम करता है तो उसके पैर सूज जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जो ग्रेविटी है वो ब्लड को नीचे की तरफ खींचती है, तो इस वजह से पैरों में सूजन आ जाती है। तो जो स्वोलन फीट है दैट इज एन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, लेकिन स्पेस में तो ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए स्वोलन फीट वाला जो केस है वो एस्ट्रोनॉट के साथ नहीं होगा। एस्ट्रोनॉट किन प्रॉब्लम्स को फेस करेगा? स्वोलन फेस, हेडेक भी होगा, और ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम तो रहेगी क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। तो एस्ट्रोनॉट को ये तीनों प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सोलन फेस, हेडेक और ओरिएंटेशन प्रॉब्लम। सोलन फीट की जो प्रॉब्लम है वो अर्थ के ऊपर होती है जब हम खड़े रह के काम करते हैं बहुत देर तक। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है ये इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए. A satellite is moving around the earth with velocity v naught. What should be the minimum percentage increase in its velocity so that satellite escapes? मतलब कितना परसेंट, यानी कि v नॉट से ve होने में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा. मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी में हम कितना परसेंटेज इंक्रीज कर दें कि वो एस्केप वेलोसिटी के इक्वल हो जाए. तो ये परसेंटेज इंक्रीज की वैल्यू पूछी कि वी नॉट में कितना परसेंटेज इंक्रीज करें कि ये वी ई हो जाए. तो देखो वी नॉट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी एम बाय आर और वी ई का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टू जी एम बाई आर. तो ये अंडर रूट टू वी नॉट के इक्वल होता है. तो वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट टू वी नॉट. तो अंडर रूट टू को हम लिख सकते हैं 1.414 वी नॉट और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.414 वी नॉट. तो ये हो जाएगा वी नॉट प्लस 41.4%. ये 0.414 को आप क्या लिख सकते हो 41.4% ऑफ वी नॉट. ठीक है, तो ये वी नॉट से कितना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया. तो इसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया. तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो हो जाएगा वी नॉट प्लस 41.4% ऑफ वी नॉट. तो देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू 41.4%. तो अगर किसी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी को 41.4% इंक्रीज कर दें या किसी ऑब्जेक्ट की ऑर्बिटल वेलोसिटी को 41.4% से इंक्रीज कर दें तो वो अर्थ के ग्रेविटेशन से एस्केप कर जाएगा, यानी कि उसको एस्केप वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी मिल जाएगी. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्वेश्चन नंबर 26 देखिए. द रेडियस ऑफ टू प्लैनेट्स आर एंड टू आर. देखिए एक प्लेनेट की रेडियस आर है और दूसरे प्लेनेट की रेडियस टू आर है. एक प्लेनेट को हमने ए कंसीडर कर लिया, दूसरे प्लेनेट को टू आर कंसीडर बी कंसीडर कर लिया. एंड देयर डेंसिटी रो एंड रो बाय 2. पहले प्लेनेट की डेंसिटी इज रो और दूसरे प्लेनेट की डेंसिटी रो बाय 2. व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट देयर सरफेसेस. तो जी ए अपॉन जी बी पूछा है कितना होगा एट द सरफेसेस. तो देखिए जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. सरफेस के ऊपर ये फॉर्मूला होता है. मास की वैल्यू अगर रख देंगे तो मास हो जाएगा वॉल्यूम यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी. तो हो जाएगा 4/3 पाई जी और आर स्क्वायर आर रो. तो सिर्फ रो और आर के बीच में रिलेशनशिप पूछा है. तो जो जी है वो किस तरह से डिपेंड करेगा. तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इंटू रो. ये 4/3 पाई जी ये तो कांस्टेंट हो गया. तो कांस्टेंट तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में चला जाएगा. तो ये जो जी है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जी आर और रो के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर इन दोनों को आपको कंपेयर करना है तो जी ए अपॉन जी बी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सेम रेशियो इसका भी हो जाएगा. ये आर ए अपॉन आर बी हो जाएगा और ये रो ए अपॉन रो बी हो जाएगा. बस इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो आर ए तो आर के इक्वल है और आर बी टू आर के इक्वल. रो ए की वैल्यू रो और ये रो बाई टू के इक्वल. तो ये हो जाएगा आर से आर कट जाएगा 1/2. ये रो से रो कट जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 आ गया.
इसका मतलब हो गया जी ए इज इक्वल टू जी बी, यानी कि दोनों का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम रहेगा, तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बेटा। इफ अर्थ हैज अ मास 9 टाइम्स, अर्थ का जो मास है वो 9 टाइम्स है, यानी कि मास ऑफ अर्थ इज 9 टाइम्स मास ऑफ प्लेनेट एंड रेडियस 4 टाइम्स देन ऑफ अ प्लेनेट पी, और जो अर्थ की जो रेडियस है वो 4 टाइम्स है रेडियस ऑफ प्लेनेट। कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी एट द प्लेनेट पी, एस्केप वेलोसिटी पूछा है प्लेनेट पी के लिए, तो एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लेनेट पी बताना है कितना होगा। if its value on earth is 11.2, escape velocity for earth is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मास और रेडियस के साथ एस्केप वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप होता है वो आपको चेक करना है। देखिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम डिवाइड बाई आर। तो ये जो 2g है ये तो कांस्टेंट है, तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अंडर रूट m/r। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, ये हो जाएगा अंडर रूट, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ इनटू आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर ऑफ अर्थ ऊपर चला जाएगा और आर ऑफ प्लेनेट नीचे आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एमपी और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू होगी 9 टाइम्स मास ऑफ प्लेनेट इनटू आर ई की वैल्यू होगी 4 टाइम्स रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो देखिए मास ऑफ प्लेनेट कैंसिल हो गया, ये रेडियस ऑफ प्लेनेट कैंसिल हो गया, और अंडर रूट 4/9 हो जाएगा 2/3 के। तो एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लेनेट हो जाएगा 2/3 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, और एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ दिया हुआ है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 22.4 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर पर सेकेंड। 3 7 जा 21, 1 बचेगा 14, 3 4 जा 12, 2 20 और 3 7 जा 21, तो 7.47 किलोमीटर पर सेकेंड एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी प्लेनेट के ऊपर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए. At what height from the surface of the earth will the value of g be reduced by 36%? तो देखो ये पूछा है कि कितनी हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 36% रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो 36% रिड्यूस मतलब ये 100% में से 36% माइनस करोगे तो ये 64% ऑफ जी के इक्वल हो जाएगा. यानी कि जी डैश अपॉन जी की वैल्यू 64% दी हुई है, यानी कि 64 अपॉन 100 गिवन है और हाइट की वैल्यू पूछी है. तो देखिए जी किसके इक्वल होता है, जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर के इक्वल होता है. और जी डैश की वैल्यू अगर एच हाइट पे जाओगे तो ये जी आर प्लस एच स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. तो अगर इन दोनों तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो जी डैश की वैल्यू डालिए, ये हो जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच और जी हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर. जी को हम लिख सकते हैं 64 अपॉन 100. देखिए बेटा इसको अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट करेंगे तो इसकी ये आर अपॉन आर प्लस एच के इक्वल हो जाएगा. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 10r इज इक्वल टू 8r प्लस 8h. तो 10r माइनस 8r 2r हो जाएगा और ये 8h के इक्वल हो जाएगा. तो h की वैल्यू हो जाएगी r बाई 4. तो r की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये 1600 किलोमीटर आ जाएगा. यानी कि h की वैल्यू r बाई 4 के इक्वल हो जाएगी. ठीक है बेटा, बैटरी बस 1% बची है, मैं अब ये क्लास खत्म कर रहा हूँ, है ना. तो बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा.